बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इंतहाई दुनिया में इंतहाई काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत और दिलखराश वाक़या जो स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में ईद उल अज़हा के मौके पर पेश आया। नमाज ईद उल अज़हा के मौके पर मस्जिद के सामने सरकारी सरपरस्ती में एक शख्स को कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाज़त दी गई। इसके ऊपर नाज़रीन पूरी इस्लामी दुनिया सरापा एहतजाज बनी हुई है। कई मुल्कों ने स्वीडन से अपने सफ़रा को वापस बुलाया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है और एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग वर्डेड करारदाद एडॉप्ट की गई है। जद्दा में OIC का हंगामी इजलास हुआ है, एक मजबूत करारदाद एडॉप्ट की गई है और इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका नोटिस लिया है और 11 जुलाई को जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में इस अहम तरीन मसले पर बहस होगी और पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक करारदाद भी ड्राफ्ट की है जो इस इजलास में पेश की जाएगी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों बार बार यूरोप में इस्लामोफोबिया के ऐसे वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारफ़ कराते जाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और तदरीस के साथ वाबस्ता हैं। उनके साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, बैनुल-अक़वामी कानून के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के साबिक़ निगरान वज़ीर कानून भी रहे और बैनुल-अक़वामी कानून में माशरा एक सनत और अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। तो डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, ये जो दिलखराश वाक़या पेश आया है स्वीडन में, इससे पहले भी स्वीडन में इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। आप क्या समझते हैं इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और इस किस्म के वाक़यात से जो एक हम टर्म यूज़ करते हैं बैनुल मज़ाहिब हमांगी, उसके ऊपर बड़ा गहरा मनफी असर पड़ता है। हमांगी अमन, ख़ुव्वत, मोहब्बत जो मुख्तलिफ़ अदियान के दरमियान बरकरार रहती है, इस किस्म के वाक़यात से उस पे बड़ा मनफी असर पड़ता है। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो इंटरनेशनल लेवल पर एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन की और ग्लोबल विलेज की बात होती है और इंटरनेशनल कल्चर और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने की बात होती है। तो इस बैकग्राउंड में अगर देखें तो जो इक़दामात ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में अदियान इलाही के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, ना सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली जिस अदालत ने सिल्वान मोमिका को कुरान इजाज़त दी। पाक नजर इजाजत दी, वहीं उसी अदालत में एप्लीकेशंस आई हैं कि बाइबल को नजर आतिश करने की भी इजाजत दी। इस तरह की और काफी चीजें शुरू हो चुकी हैं। इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जैसे आपने कहा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, 2020 में भी इस तरह का वाकया हो चुका है और इसी साल के जनवरी में भी तुर्की के सफारत खाने के सामने इसी तरह की एक मजमूम कार्रवाई हुई थी। और इस तरह के और भी काफी वाकयात हैं जो अक्सर इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं आते और खास तौर पर आप देखिए कि वहां पर मसाजिद पे हमले और जो हिजाब के साथ ख्वातीन है उनके खिलाफ कार्रवाइयां और इसी तरह जो मुकद्दसात की तौहीन के मुसलसल कार्रवाइयां न सिर्फ स्वीडन में बल्कि तमाम मगरबी ममालिक में इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं और इसका एक खास तारीखी बैकग्राउंड है। और जहां तक स्वीडन की बात है तो हिस्टोरिकली 1665 में वहां पर प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया था और उन्होंने कैथोलिक्स को इलीगल अनाउंस कर दिया था, बल्कि उस वक्त ये अनाउंस किया था कि मुसलमान और कैथोलिक जो है वो हकीकी ईसाइयत के दुश्मन है और इसके मुखालिफ है और इस बेस पर उनके खिलाफ पाबंदियां भी लगाई गई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि जब सेकुलरिज्म के नाम पर स्वीडन में एक तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हुई तो वहां पर तकरीबन तमाम मज़ाहिब को डिस्करेज करने की कोशिश की गई और फिर 1990 के बाद हमें एक खास तब्दीली नजर आई है जब एक तो बाहर के कई इस्लामी ममालिक से कुछ माइग्रेंट्स वहां पहुंचे तो इनके खिलाफ एक नफरत आमेज मुहिम शुरू हुई और खास तौर पर 2014 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ और उस सर्वे के मुताबिक स्वीडन के अंदर 35% स्वीडिश शहरियों ने यह कहा कि इस्लाम की जो तालीमात हैं वो मगरबी नजरियात से मुतसादिम है और इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।
और अभी जब सिल्वान मोमिका ने ये इकदाम किया, ये भी कोई अचानक नहीं था, इसने काफी अरसा पहले से प्लानिंग की और इस प्लानिंग के लिए उसने हुकूमत से इजाजत मांगी, फिर कोर्ट में गया और कोर्ट में 3 महीने के लिए ये केस चला। उसके बाद यानी दानिस्ता तौर पर कोर्ट ने इजाजत दी इस मजमूम इकदाम की। इससे नजर ये आता है कि ऐसी सोसाइटीज जहां पर होलोकास्ट जैसे ड्रामे पर तनकीद करने की तो पाबंदी है और वहां पर सेकुलरिज्म खामोश है, लेकिन कुरान जैसी मुकद्दस किताब जिसकी तौहीन तमाम अदियान इलाही की तौहीन के बराबर है, इसकी इजाजत दी जाती है। यानी मगरबी हुकूमतों की पुष्टपनाही और बैक करने के बगैर ये इकदाम मुमकिन नहीं था। जी, एमर बिलाल सूफ़ी साहब, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इल्म है कि इस किस्म के वाक़यात के तदारक के लिए, इसको रोकने के लिए क्या कोई बैनुल-अक़वामी कानून मौजूद है। तो हमें बताइए कि ख़ास तौर पर मज़ाहिब की तौहीन, मुक़द्दस किताबों की तौहीन, इनको रोकने के लिए इंटरनेशनल लॉ वो क्या कहता है, और अगर इंटरनेशनल लॉ है तो फिर उसकी वायलेशन क्यों की जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया मतीन साहब। बात यह है कि बैनुल-अक़वामी कानून तो मौजूद है, उसके असूल मौजूद हैं, लिखे हुए हैं, ख़ासतौर पर बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज़ के अंदर, जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, जो बतौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, लेकिन उसको मुस्तनद तौर पर समझा जाता है कि वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के असूलों का एक मुस्तनद तरीके से उसका फॉर्मुलेशन है। उसके बाद फिर कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो आया, उसमें भी आर्टिकल 18, 19, 20 में जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई, वहां साथ साथ उस पर कुछ कदगनें आयद कर दी गई। और उसमें से एक अहम कदगन, एक अहम लिमिटेशन ये है कि कोई ऐसी आप बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे कि किसी नौयत का तशद्दुद, अनरेस्ट जनरेट होता हो और साथ साथ किसी मजहब के फॉलोअर्स की दिल आजारी हो। इन अदर वर्ड, ये बैनुल-अक़वामी कानून के जो कन्वेंशन हैं उसके फ्रेमवर्क में ये चीज तय है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज आ जाते हैं और फिर हर रियासत के अपने कवानीन हैं। कुछ रियासत के कवानीन जो हैं वो डेफेमेशन ऑफ रिलीजन्स के मुतालिक जरा वीक हैं या उन पर इतलाक कम होता है। कुछ रियासत के कवानीन जो हैं उनमें इसका इतलाक ज्यादा मजबूत तरीके से होता है। तो स्वीडन उन मुल्कों में से है जहाँ पर इस कवानीन के इतलाक पर की जो है वो इतनी ज्यादा प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस नौयत के वाकयात होते हैं। इसका जो हल है बैनुल-अक़वामी सतह पर खास तौर पे, क्योंकि वो है कि एक बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करे, उसको सामने लाया जाए कन्वेंशन की फॉर्म में या ट्रीटी की फॉर्म में, जिसके अंदर दाद-रसी का मैकेनिज्म हो। वो जुडिशल फोरम भी हो सकता है, वो साथ साथ किसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम भी हो सकता है, जिसमें किसी मुल्क में रहने वाले मुसलमान, ईसाई, जिस भी हवाले से आपने हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी है, उस हवाले से वो अपनी दादरसी के लिए अपनी शिकायत उस फोरम के पास लेके जाएं। वो फोरम जो है फिर उस मुल्क को बुलाए, उस शख्स को नोटिस करे और उनसे पूछे कि क्या ये उन्होंने जानबूझ के इस तरह का वाकया होने दिया है। क्योंकि इससे पहले के जो वाकयात थे, कई ऐसे थे जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक थे, कई ऐसे थे जिसमें जिस करने वाले ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि मेरी हरकत से ये चीजें होंगी, और कुछ ऐसे वाकयात हैं जो जानबूझ के किए गए। तो फिक्सेशन ऑफ लायबिलिटी हर केस में डिफरेंट होगी शख्स के एतबार से। यहाँ जो बादी नजर आता है कि स्वीडन पर अब दबाव बढ़ने की वजह से ये भी अब आवाजें स्वीडन के अंदर से बुलंद हो रही है कि हमें इस कानून का एहतराम करना है, जिसमें तमाम रिलीजन जो है उनको अपहोल्ड करना, उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि ये ऑफेंस जो है डेफेमेशन ऑफ रिलीजन बेशुमार ममालिक के पीनल कोड में मौजूद है, और पीनल कोड में इस तरह का ऑफेंस डालने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज अगर इससे इसकी वायलेशन हुई तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है, जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक गम और गुस्से की लहर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून के असूल तो मौजूद हैं, उसके इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म के लिए कोई बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की तरफ मुसलमानों को या OIC को बढ़ना चाहिए। जी, सैयद मोहम्मद अली साहब, मेरे बिलाल सूफ़ी साहब ने बहुत तफसील से रोशनी डाली कि इंटरनेशनल लॉ इस किस्म के वाक़यात के बारे में क्या कहता है और अगर वायलेशंस हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, कौन सी स्टेट कमज़ोर है, क्यों इसकी मॉनिटरिंग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। फिर उन्हें फ़ोरम का भी जिक्र किया। आपसे ये पूछना है कि 57-58 इस्लामिक कंट्रीज़ का इंतहाई मजबूत ब्लॉक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन,
इस्लामी तावन की तंजीम। अगरचे कि उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास हुआ है, एक डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया है। तो इस्लामी दुनिया तो आप देखें कि रिसोर्सफुल है, उसके पास ऑयल का वेपन है, इकनॉमिक जो टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, हुर्मत, मसाजिद, कुरान, हमारी जो इस्लामी तशख़्ख़ुस की तमाम तर चीज़ें। तो इस्लामी दुनिया इतनी पावरफुल है, यूरोप के साथ ट्रेड है, इकनॉमिक टाइज़ हैं और मिलिट्री टाइज़ हैं। तो व्हाट इस्लामिक वर्ल्ड कैन डू टू प्रिवेंट सच थिंग्स, ताकि वो यूरोप के ऊपर अपना एक मजबूरी दबाव डाले। बहुत शुक्रिया जी। मैं बिफोर आई कम के हमें करना क्या चाहिए, मेरे ख्याल में जो मामले की नज़ाकत है, अहमियत है और तारीख है, मुझे ये फील होता है कि उसको मोमेंटरली और इमोशनली तो देखा जाता है, लेकिन उसका एक हकीकत पसंदाना और मजमूई जायजा शायद कम ही लिया जाता है। देखिए, मैं क्विकली बताना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से कि इस मामले को समझने के ना 4 डायमेंशंस हैं। पहला जो है वो तारीखी मामला है। देखिए, 1400 साल में ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि हमारे दीन और हमारी जो बहुत सबसे ज्यादा जो मुतबर्रक तरीन हस्तियां हैं, उनके खिलाफ दीगर मज़ाहिब और अक़वाम में एक बहुत ही यानी कि इंतहा पसंदाना और हेटफुल बिहेवियर और राय पाई जाती रही है। हाँ, अब फर्क ये पड़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कि अगर कोई कार्टून बनता है या कुरान मजीद को जलाया जाता है या कोई किताब सैटेनिक वर्सेस के नाम से शाया होती है, तो मुस्लिम वर्ल्ड को पता चल जाता है कि ये हो गया है और आपको फौरन अवामी, सियासी, समाजी सतह पे उसका रिएक्शन नजर में आता है। फिल्म भी बनी थी डॉक्टर साहब, फिल्म भी बनी थी, आपको याद है 10 साल पहले। जी, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि 1400 साल से ये होता रहा है, तो पहली बात ये कि नई बात नहीं है। हाँ, हमें अब पता, आम आदमी को पता चलना शुरू हो गया है कि भाई वो जो ओरिएंटलिज्म की शेप में, उसके क्लोक में जो 200 साल में जितना एकेडमिक और फिलोसॉफिकल लिटरेचर वेस्ट ने इस्लाम के बारे में पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है, उसका मकसद इस्लाम की सही तशवीर कशी नहीं था, बल्कि टू जस्टिफाई देयर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मुस्लिम डेवलपिंग वर्ल्ड था, ताकि अवाम जो है ना इसको एक नजरियाती इस्तिबदाद ना समझे, बल्कि इसको खाली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन समझे। हालांकि हकीकत ये है कि नजरियात का जो टकराव है वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक तारीखी हकीकत है 1400 साल से, और वो डिफरेंट अंदाज में मैनिफेस्ट होती है। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मैं अंग्रेजी में ब्रीफली कहना चाहता हूँ, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि बंदा आया जिसका दिमाग फिरा हुआ था, उसने अचानक ऐसे कुछ कर दिया। मैं समझता हूं कि एक जामिया हिकमत अमली है जो एक नजरियाती सतह पे आपको प्रोवोक करने, आपको डिस्टॉर्ट करने और आपको इंसाइट और इन्फ्लुएंस करने पर मबनी है। इसके 4 लेवल्स हैं वेरी क्विकली। देखिए, अवामी सतह पे जब कोई कार्टून बनाए जाते हैं या कुरान मजीद को जलाया जाता है, तो वो एक अवामी रिएक्शन आता है और उसका टारगेट भी अवाम को प्रोवोक करना होता है, ताकि वो जब अवामी रिएक्शन आए तो मगरबी दुनिया और स्कॉलर और लीडर कह सकें, देखिए ये तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इनमें तो टॉलरेंस ही नहीं है कि क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकें। तो आपका बिहेवियर एग्जैक्टली वैसे होता है जैसा वो चाहते हैं, नंबर 1 एट द अवामी लेवल। दूसरा लेवल जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल है, कि जब उनके जो लिबरल ओपन माइंडेड किस्म के जो स्कॉलर्स या राइटर्स हैं, वो आपके जरा ऐसे खुले जहन के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, मैं लिबरल नहीं कहूंगा, ऐसी किताबों को लिख के जिनके जरिए आपके जो बुनियादी अकायद और नजरियात हैं उनको डिस्टॉर्ट किया जाता है, चाहे वो हमला किया जाता है। बिल्कुल, अभी रिसेंटली किताब आई है, चूंकि आम आदमी तो ये किताबें पढ़ते नहीं है तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कुर्बानी के नजरिए को चैलेंज किया है कि नाउजुबिल्ला शायद ये जो है ना ये सही नहीं था, नाउजुबिल्ला। एनीवे, तो वो एक नजरियाती जंग भी दूसरे लेवल पे चल रही है। तीसरा जो इंतहाई गैर महसूस और बिनाइन अंदाज में एक कल्चरल वॉरफेयर है, जिसमें आपके एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट आपके और मेरे बच्चे घर में देखते हैं, कार्टून पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनकी लाइक डिसलाइक वे ऑफ लाइफ को चेंज किया जाता है
उसके जो सिंबल्स होते हैं वो आपकी तहजीब, आपके नजरियात और आपके अखलाकियात से बिल्कुल कोई उसका ताल्लुक नहीं है, और आपकी सोच, आपका किरदार, आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो रहा है। अभी जो LGBT की डिबेट है वो हमारे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जहां जहां पे पढ़ाया जाता है वहां पे एक बड़ी मेजर डिबेट है। आपके जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें उसको पता ही नहीं है लोगों को। जी तो बिल्कुल, ये यहाँ पर तीन लेते क्या हैं, एंगल्स यहाँ हैं। पर हमने अब ब्रेक लेनी है, होता क्या है ब्रेक कि की तरफ आपने जाना है। करना क्या है, मैं कुछ जी जी जी, अब हल की तरफ जाना है, हमने करना क्या है? तो हमने खाली सियासी बयान दे के, लोगों को प्रोटेस्ट पे मजबूर करके या करारदाद ला के, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री और एडिक्वेट नहीं है। आपने नजरियात का जवाब नजरियाती सतह पे देना है, जी इल्मी दलील का जवाब इल्मी सतह पे देना है। आपके एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है वो आपकी अखलाकियात, आपके किरदार, आपके नजरियात के मुताबिक होना चाहिए। और आपने आखिरी बात में एक बड़े मशहूर प्रोफेसर है अमेरिका के, फ्रांसिस फुकुयामा, वो जिनका नजरिया एंड ऑफ हिस्ट्री, बुनियादी आर्गुमेंट ये है कि जी चूंकि मगरबी तहजीब के खिलाफ कोई नजरियाती चैलेंज नहीं है इसलिए तारीख खत्म हो गई है। तो आपने एक ऐसा इंटेलेक्चुअल कंटेंट प्रोड्यूस करना है जिससे मगरबी दुनिया आपसे घबरा के या परेशान होके या खौफ खा के नहीं, आपसे इंप्रेस होके आप जी अपनी लाइफ को आप जैसा बनाना चाहे। जब बिल्कुल तक ऐसी सोच जो कि इकबाल चाहता था, जो कि मौलाना रूम चाहते थे, जो कि हमारे लीडिंग स्कॉलर चाहते थे, वो हम इंस्टीट्यूशनलाइज और ग्लोबलाइज नहीं करेंगे तो ये तवक्को करना कि खाली हम तकरीरों से, करारदादों से वो हमारे नजरियात का और अकदार का रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, मेरे ख्याल में ये गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। जी नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब से सवाल करेंगे कि क्या प्रैक्टिकल इक़दाम उठाए जा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि इस हवाले से क्या प्रैक्टिकल इक़दाम उठाए जा सकते हैं। आप एकेडमिक साइड के साथ वाबस्ता हैं, तहरीर और तदरीस के साथ, इसका भी इंतहाई अहम रोल है। जिस तरह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि स्कॉलरली तौर पे हमें उन चीज़ों को काउंटर करना है, उनका जवाब देना है, उनका मुकाबला करना है, तो ये तो हमारी एकेडमिक कम्युनिटी, हमारे स्कॉलर्स, हमारे मुहक्किकीन यही कर सकते हैं। लेकिन इस फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो हमें इंतहाई मायूसी होती है कि दानश्वरों की सतह पे, किताबों की सतह पे लिखना, मकाले लिखना, इस किस्म की चीज़ों को काउंटर करना और ऐसे जराइद में इसको शाया करना जो ये लोग पढ़ते हैं, जो यूरोप के टॉप के मज़हब के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से इस किस्म के जराइद हैं, वहाँ चीज़ें छपनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में दो लेवल पर हमें इक़दाम की जरूरत है, एक तो सोसाइटल लेवल पर है और दूसरे स्टेट लेवल पर है या स्टेट्स के लेवल पर। सोसाइटल लेवल पर जैसे डॉक्टर मोहम्मद अली भी कह रहे थे कि जरूरत इस बात की है कि इस्लाम की जो रियल पिक्चर है जी वो पोर्ट्रेट की जाए, दुनिया को दिखाई जाए। 1400 साल गुजरने के बावजूद हम वो जो जेन्युइन पिक्चर है इस्लाम की, वो ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर सही सामने नहीं आ सकी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी हकीकी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकी। और इसके लिए जेन्युइन स्कॉलर्स की जरूरत है। बहुत से ऐसे फेक स्कॉलर्स हैं जो इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लाम की गलत तालीमात की बुनियाद पर और जिहाद को इस अंदाज में इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज उसको टेररिज्म कहने पर मजबूर हो गई हैं। और इशू ये है कि वो कुछ जिहाद के नाम पर किया जा रहा था, वो वाकई जिहाद नहीं था बल्कि टेररिज्म था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि फॉरेन जो मीडिया है या हमारा लोकल मीडिया है, उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में वर्ड यूज करते हैं जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस या जिहादी तंजीमें, और एक्टिविटीज है इस तरह की, उसको जिहाद का नाम देने की कोशिश की जाती है। ये वो चीजें हैं जो वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर इस्लामोफोबिया की बेस बनती हैं। और अब जरूरत इस बात की है कि जैसे मुस्लिम सोसाइटी के अंदर लेस देन
0.1% से भी लेस लोग हैं जो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट नजरिया रखते हैं, लेकिन उनकी जो नजरिया उसको तो डोमिनेट करता नजर आता है। 99.9% जो लोग पॉजिटिव सोच के साथ इस्लाम एक सलामती का मजहब है, पीस का रिलीजन है, इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उस अंदाज में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न सोसाइटीज के अगर अंदर जाके देखें तो वहां पे भी एक वेस्टर्न एक्सट्रीमिज्म हमें नजर आता है, और वहां पर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो वहां की अलकायदा कहला सकती है या दाइश कहला सकती है, इसलिए कि वहां पर भी इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट नजरियात पाए जाते हैं। अभी जहां स्वीडन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की भी इस वक्त जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट वहां पे बरसर इक़्तिदार है, माजी में ये नाजीइज्म की भी हमायत करते रहे हैं, नस्ल परस्ती की भी हमायत करते हैं, और इसी पार्टी की तरफ से जब अफगानिस्तान से, सीरिया से वहां पे माइग्रेंट गए तो उनके खिलाफ नस्ल परस्ती की बातें की गई, और अभी जब यूक्रेन से माइग्रेंट्स वहां पर गए हैं तो उन्होंने कहा इनके साथ डिफरेंट बर्ताव होना चाहिए क्योंकि ये सफेद कलर रखते हैं और इनको इराकियों के साथ या सीरिया वालों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये नस्ल परस्ती है। जहां तक स्टेट लेवल की बात है, जैसे बिलाल सूफी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से ऐसे लॉज की जरूरत है कि जिसमें अगरचे वो कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं बनते, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनली जो स्टेट्स हैं उनको बाउंड किया जाए कि दुनिया के किसी भी जो इलाही अदियान है खासतौर पर उनके खिलाफ इस तरह की जसारत करने की किसी को जरूरत ना हो। इन कवानीन को फिर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर भी परसू करने की बहुत जरूरत है। सैयद मोहम्मद अली साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से एक करारदाद बड़ी मजबूत मंजूर की और 15 मार्च हर साल को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ स्पेशली एक दिन के तौर पे मनाने का भी फ़ैसला किया। तो आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल लॉ में अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा एक अहम रोल है दुनिया के अमन और अमन, अख़ुवत और इंटरफेथ हार्मनी में। अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी कंसेप्ट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व किया जाए और पीस को मेंटेन किया जाए। तो यूएन इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? स्पेशली 11 जुलाई को जो जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की जो डिबेट होने जा रही है, तो क्या ये महज एक बहस से कोई मसला हल होगा? यूएन का रोल क्या और क्या करना चाहिए? देखें, जिस तरह आपने कहा बैनुल अक़वामी सतह पे क्या करना चाहिए, हमें हर वो अपना असर और रसूख हर फोरम पे इस्तेमाल करना चाहिए। बुनियादी बात अगेन अपने पिछले इंटरवेंशन को फर्दर करते हुए बताऊंगा कि देखें, आपने जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जिस तरह जेनेवा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा का इटसेल्फ जनरल असेंबली है, वहाँ पे भी आपको एक करारदाद आनी चाहिए। पाकिस्तान आई थिंक इज लीडिंग एंड स्पीयर हेडिंग दिस इनिशिएटिव, और हमने बड़ी अच्छा सिफारतकारी का मुजाहरा किया है कि पूरी OIC को हमने मोबिलाइज और गैल्वनाइज किया है इस हवाले से, और उनकी हमने आवाज़ उठाई है। लेकिन इसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और लीगल के साथ साथ, जिस तरह मैंने कहा, आपने आपके जो थिंक टैंक्स हैं, आपके जो एकेडेमिया है, आपके जो स्कॉलर्स हैं, देखिए पाकिस्तानी और मुस्लिम डायस्पोरा पूरी दुनिया में मौजूद है और बड़ा हमारे जो स्कॉलर्स हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और देखिए, हम जो है, मुझे ये फील होता है कि हम हमारे जो पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई हैं ना, वो बहुत ज्यादा ठीक है रोजगार के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो उनमें सियासी और इल्मी शऊर इतना नहीं होता। वो सियासी और अमली तौर पे और इल्मी तौर पे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो उतना नहीं करते हैं, उतना प्रोएक्टिवली नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि देखें, अगर जो पाकिस्तानी या मुसलमान जिन US कांग्रेस में जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं जहां पे मुस्लिम की काफी तादाद मौजूद है, वो अपने कांग्रेसमैनों को अपने लेटर्स लिख सकते हैं जी कि जनाब आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करते हुए US कांग्रेस में ये मामला उठाएं। अच्छा, देखें, इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये मामला ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उठाना चाहिए, उनको यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उठाना चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम स्टेट का मसला नहीं है, ये मुस्लिम आइडियोलॉजी का मसला है जो कि पूरी कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो जो मगरबी दुनिया के अंदर भी मुस्लिम रहते हैं उनको भी ये मामला अपने ऐवानों में, सियासी बहसों में और पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। तीसरा पहलू ये है कि ऑल्दो मैं समझता हूं कि वो मामला थोड़ा मिस हैंडल हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, कि हमें OIC के लेवल पे एक इंटरनेशनल चैनल होना चाहिए जो कि खाली 2-3 मुल्कों का कार्टेल ना हो, बल्कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल,
उनके नजरियात, सोच, अकायद, हिस्ट्री, थॉट की एक टॉलरेंट, कन्विंसिंग और कंप्रहेंसिव अंदाज में नुमाइंदगी कर सके। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे किसी ब्रेक के पे पास जाना है, पैसे हैं, किसी के पास आइडिया है, किसी के पास नॉलेज है, वो उसमें लेट्स शेयर कर सिनर्जाइज सके। इट, ताकि बिल्कुल। आपकी आवाज जो है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे एक ग्लोबल थिंक टैंक भी होना चाहिए, जो कि इस तरह के इश्यूज पे कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली रिसर्च करे, खाली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एक्टिविटी अरेंज ना करे, उसका एक कंटेंट जिसकी ओआईसी की पूरी उम्मा की ओनरशिप हो, वो निकले, जो कि बिल्कुल। अट्रैक्टिव हो, कन्विंसिंग हो, जी। और बाकी दुनिया को बताए कि जिस तरह डॉक्टर कंदील ने अभी कहा कि हमारे बारे में जो तसव्वुर है, एक बायस तसव्वुर है। और इल इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव दुनिया में पाया जाता है, उसको करेक्ट भी किया जाए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक और रंदोनाक वाक़े की। प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने एक मीडिया का जिक्र किया, इसके ऊपर कुछ साल पहले बहुत काम हुआ, बहुत सोच विचार हुई, उसमें तुर्की, पाकिस्तान, उसमें इंडोनेशिया, उसमें मलेशिया, बहुत सारे ममालिक ने बड़ी गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की, लेकिन वो काम कुछ आगे नहीं बढ़ सका। तो अगर हम इस किस्म के इस्लामी दुनिया इस किस्म के अमली इक़दामात नहीं करेगी, अपना स्ट्रॉन्ग मीडिया नहीं लाएगी, तो बात तो नहीं बनेगी। हमारा इमेज, जिस तरह पहले भी आप दोनों ने जिक्र किया, इमेज हमारा इसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में मनफी सामने आता रहेगा। तो मीडिया के हवाले से आप क्या समझते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग हमें अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमारा स्ट्रॉन्ग मैस मीडिया होना चाहिए जो कलेक्टिव वॉइस हो इस्लामी दुनिया की? जी देखिए, जहां तक मीडिया की बात है तो इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर एक पावर नॉलेज नेक्सस का कॉन्सेप्ट मौजूद है जी। और इस बेस पे यूजली ये माना जाता है कि जिसके हाथ में ताकत है, नॉलेज भी उसी का एक्सेप्ट किया कराया जाता है या किया जाता है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो बड़ी बड़ी मीडिया टाइकून्स कंपनीज हैं। हैं वो वेस्ट के हाथ में है और इसलिए जो कुछ वो बोलते हैं वो हमारा मुस्लिम मीडिया भी, हमारे स्कॉलर्स भी, हमारे स्टूडेंट्स भी उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। और इसी तरह जब हमारी रिसर्च होती है तो बहुत सी ऐसी बुक्स या जर्नल्स वही फॉलो किए जाते हैं जो वेस्ट जो से वेस्ट के प्रोड्यूस हो लिखे रहे हुए हैं, हैं और बिल्कुल। वेस्ट से जाहिर है कि वो रियल पिक्चर नहीं सामने आ रही। तो इसमें अब हमारा जो इंडिजिनस मीडिया है, मुस्लिम वर्ल्ड का है, ओआईसी के लेवल पर इस तरह के काम होना चाहिए ताकि इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो वो एक लिहाज से बाज़-औक़ात कहा जाता है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स इसको एज अ टेस्ट केस भी देख रहे होते हैं। जब सलमान रुश्दी ने स्टैटिक वर्सेस लिखी थी तो इमाम खुमैनी ने जब उसके अगेंस्ट एक फतवा दिया था तो उस वक्त यही पर्सपेक्टिव सामने आया था कि अगर इसमें इतना शदीद किस्म का फतवा ना आता तो इसके बाद कई ऐसी अटेम्प्ट्स आ सकती थी कि जिसमें इस्लाम की और पैगंबर इस्लाम तौहीन की जा सकती तौहीन थी। की जसारत। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम पावरफुली, जैसे पाकिस्तान में भी 7 जुलाई को इसके ऊपर एक अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हुआ और उसके साथ साथ फिर इस्लामाबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और कई इस्लामी ममालिक में जुमे वाले दिन जो प्रोटेस्ट हुआ है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। अब उसको रिफ्लेक्ट करने में हमारा मीडिया क्या रोल प्ले करता है, ये अब मीडिया की जिम्मेदारी। जी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे सफारती पहलू के हवाले से जानना चाहूँगा कि स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को बुलाया गया और उमूर ख़ारजा पे आप गहरी नज़र रखते हैं, डिमार्श किया गया, एहतजाजी मुरासला दिया गया। आप क्या समझते हैं कि सफारती सतह पे महज एक एहतजाजी मुरासला दे देना, नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी कर देना, उनसे एहतजाज कर देना, स्वीडन तक कन्वे कर देना, यही है या डिप्लोमेटिक लेवल पे मज़ीद क्या पाकिस्तान कर सकता है, चूँकि पाकिस्तान ओआईसी की फ्रंट लाइन स्टेट है? देखिए, जब हम इस तरह डिमार्च करते हैं या सफारती सतह पे प्रोटेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी जो कौमी उमंगें हैं उनकी तर्जुमानी करना भी मैं समझता हूँ हमारे सफारतकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी नहीं है, जिस तरह आपने कहा, और इट नीड्स टू बी बैक्ड अप विद बाय लीगल डिप्लोमेटिक मेजर्स एंड इनिशिएटिव्स।
एट ऑल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फोरम्स। ये तो बायलैटरली हमने कर दिया, ओआईसी में भी हम ये उठा रहे हैं, हम जेनेवा में भी ये उठा रहे हैं, आई होप कि न्यूयॉर्क में भी ये बात होगी। बल्कि देखें, मैं एक क्विक दो बातें करना चाहता हूँ। देखें, एक शख्स जो है वो उसको आलमी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो है सलामती कौंसिल की, वो दहशतगर्द करार देती है, क्योंकि उसने चंद सौ या हजार लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया है, खतरे में डाला है। उसके मुकाबले में एक शख्स जो है, उसके एक इनफरादी फेल से 2 अरब इंसानों की उनके जो जज्बात, वैल्यू सिस्टम, हाँ, आइडियोलॉजी और उनके और जज्बात, सेंटिमेंट्स हैं, उसको बिल्कुल। उन्होंने थ्रेटन और टारगेट किया है। तो क्या ये एक आइडियोलॉजिकल टेररिज्म नहीं है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वाह, की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या बहुत उसको खूब। अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे एक टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए? क्या वायलेंस सिर्फ फिजिकल ही होता है? तो ये जो बात है कि जब आप दूसरे के वैल्यू सिस्टम, आइडियोलॉजी को टॉलरेट और रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ उसके रिएक्शन के ऊपर आप फोकस करें, ये गलत बात है। दूसरी बात ये कि जी, एक देखिए, दुनिया में मकतब फिक्र और एक मजहब के मानने वाले ऐसे रहते हैं जिनके खिलाफ बड़ी ज्यादती हुई थी दूसरी जंग अजीम, लेकिन पूरी मगरबी दुनिया में उनके खिलाफ कोई बात या हेट स्पीच जो है एक ब्लास्फेमी का दर्जा जी, रखती है। वहां पे ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं उठाया जाता। लेकिन जब 2 अरब मुसलमानों की इज्जत, जज्बात, हमीयत और सेंटिमेंट्स और नजरियात को चैलेंज किया जाता है, तो आप ह्यूमन राइट्स को बीच में लेके आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोहरा म्यार भी हमें एक्सपोज करने जी। की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने बिल्कुल ट्रूली कहा कि ये मगरबी दुनिया का दोहरा मेयार है। एक तरफ होलोकॉस्ट के ऊपर अगर बात नहीं की जाती, तो दूसरी तरफ 2 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। तो अगर हम इसका तज्जिया करें तो ये यकीनी तौर पे मजहबी दहशत गर्दी है, मगरब की जानिब से इस्लामोफोबिया है। इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। अब इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी का नोटिस अक़वाम मुत्तहिदा को लेना चाहिए और स्वीडन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा का तयन करना चाहिए। एमिर बिलाल सूफ़ी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।